दोस्तों, मैं आज आपको ऑडियो के रूप में इश्क की जंजीर अपने लिखे उपन्यास को सुनाने जा रहा हूँ। ये काफ़ी पहले प्रकाशित हुआ था, लेकिन आज आपको इसकी ऑडियो सुनने को मिलेगी। तो मैं आपको बिना समय खराब किए ऑडियो शुरू करता हूँ। त्रिपुरा राज्य, जो कि भारत के पूर्व में बांग्लादेश और बर्मा के बीच स्थित है, यहाँ की सभ्यता और घटनाएं विदेशियों को हमेशा से अपनी तरफ आकर्षित किया है। रंग बिरंगे और विभिन्न धर्मों वाले इस प्रदेश की लड़कियां भी उतनी रंगीन हैं जितना कि त्रिपुरा राज्य। वहीं पर एक जल महल है जो कि सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है और नीले रंग के पानी से भरी झील के अंदर बीचों बीच स्थित है। झील का नीला पानी ऐसे लगता है जैसे उसमें पूरा आसमान नीचे उतर आया हो। जब शाम के वक्त सूर्यास्त के समय सूर्य की रोशनी पानी पर पड़ती है तो उन किरणों से एक दिव्य प्रकाश सफ़ेद महल की दीवारों पर पड़ता है और पूरा महल एकदम लाल रंग से नहाया प्रतीत होने लगता है। आज की शाम भी जब सूर्य घने बादलों के बीच से सरकता हुआ जमीन के ऊपर घने पहाड़ों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था तो पूरा सफ़ेद महल एकदम सफ़ेद वर्ण होकर चमक उठा। विनोद एक पत्थर पर बैठा ये सब नज़ारा देख रहा था। वहाँ पर घूमने आए सैलानी घिरते हुए अंधेरे को भांप कर अपने अपने होटलों की तरफ जाने लगे थे, मगर एक विनोद था जो कि अपनी AK-47 को थामे पत्थर पर बैठा था। उसकी नज़र तो केवल सफ़ेद महल पर टिकी थी। वह अपने आसपास के माहौल से जैसे बिल्कुल अनभिज्ञ था। थोड़ी देर बाद चारों तरफ घना अंधेरा अपनी काली चादर पसार चुका था। पहाड़ों की परछाइयों ने भी झील को घोर अंधेरे में डुबो दिया था। अब पूरा महल फिर से सफ़ेद संगमरमर का नजर आने लगा था। झिंगुर और अन्य कीट पतंगे बड़ी तेज आवाज़ से रात का आभास होते ही शोर मचाने लगे थे। विनोद की जब तंद्रा भंग हुई तो वह एक पत्थर से दूर खड़ा हो गया और तेज कदमों से अपनी यूनिट की तरफ चल पड़ा जो कि नरसिंहगढ़ में स्थित थी। अभी वह पत्थर से उठकर 20 कदम ही गया था कि झील के पानी में हुई छपाक की आवाज़ से एकदम चौंक पड़ा और फुर्ती से उठकर अपनी राइफल संभालते हुए पीछे पलटा। उसने आवाज़ का अनुमान लगाकर झील के भीतर देखा, मगर अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका था कि विनोद को कुछ भी नजर नहीं आया। वह इतना तो आवाज़ से जरूर अनुमान लगा सकता था कि पानी में जरूर कोई चीज़ गिरी थी जिसमें इतनी जोर छपक की आवाज़ हुई थी। विनोद ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सैलानी को किसी बदमाश ने या फिर किसी उसी के साथी ने पानी में फेंक दिया हो। यह इतना सोचते हुए जहाँ का तहाँ ठहर गया। फिर फुर्ती से जेब से नाइट विजन गागल निकाल कर आंखों पर लगा लिए, जिन्हें वह पहले से लाया था। त्रिपुरा के भयंकर जंगलों में हर एक समय खतरा मंडराता रहता है, इसलिए सभी जवान अपने पास खतरों से बचने के लिए पूरा बंदोबस्त रखते हैं। विनोद ने जैसे ही आंखों पर नाइट विजन गागल लगाया, वह चौंक पड़ा। पूरी झील का पानी खून से भरा समंदर की तरह नजर आ रहा था। उसको एकदम जोरदार पसीना आ गया। तभी एक उल्लू आकर उसके कंधे पर बैठ गया। आ वह मारे बहके एकदम चीख पड़ा। उसने उल्लू को हवा की फुर्ती से पकड़कर दूर फेंक दिया। उसकी चीख पूरे वातावरण में फैलती चली गई। उल्लू जमीन पर गिरते ही फड़फड़ा कर उड़ गया। विनोद का रोम रोम खड़ा हो गया था। उसे अब वह स्थान एक भयावह स्थान नजर आने लगा था। यह स्थान बहुत ही खतरनाक था, इसलिए वह यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहता था ताकि अपनी यूनिट में पहुँच सके। सफ़ेद महल से नरसिंहगढ़ मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर था। नरसिंहगढ़ एक समय अच्छा खासा राज्य हुआ करता था। पूरा ही नरसिंहगढ़ किले की प्राचीरों से घिरा था, जो कि अब मात्र अवशेष रूप में रह गई थी। और आज़ादी के बाद लोगों ने घने जंगलों से निकलकर नरसिंहगढ़ को ही अपना निवास स्थान बना लिया था। जैसे जैसे लोग यहाँ आकर बसने लगे, नरसिंहगढ़ का आकार बढ़ता गया और कुछ ही
समय में यह सफ़ेद महल शहर में तब्दील हो गया। जगह जगह होटल रेस्टोरेंट बन गए। सही कार्यों के साथ बुरे काम भी कुकुरमुत्तों की तरह पनपने लगे और लोगों में शुरू हुआ भयंकर संघर्ष, जो कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए था। अपराधी तत्व सीमाओं से पार से घुसपैठ करने लगे और पूरी तरह से अपने पैर जमाने के लिए आतंकी कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे यहाँ पर सेना को तैनात करना पड़ा। और विनोद भी उसी सेना की एक यूनिट का जवान था, जो कि नरसिंहगढ़ में ड्यूटी पर कर रहा था। आज विनोद अपनी पेट्रोल पार्टी के साथ यहाँ आया था और सफ़ेद महल का शाम का नज़ारा देखने की जिद करके यहाँ रुक गया था। विनोद के पैर अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे कि एक चीख ने उसे अंदर तक कपकपा दिया। मैं मुझे मत मारो। चीख के बाद शब्द हवा में तैरते रह गए। विनोद के हाथ राइफल पर कस गए और दाहिने हाथ की ट्रैगर उंगली तुरंत हरकत में आ गई। उसने ट्रैगर पर दबाव बनाया और आने वाली चीख की तरफ फुर्ती से पलट कर देखने लगा। यह दृश्य तो एकदम अंदर तक दहलाने वाला था। एक सफ़ेद वस्त्रों में लिपटा, लंबी दाढ़ी, सिर पर भी वैसे ही घने बाल और आंखें पूरी तरह रक्त वर्ण, चेहरे पर कठोरता के भाव पूरी तरह से उभरे हुए व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लिए एक लड़की के पीछे दौड़ रहा था। लड़की किसी घायल हिरनी की तरह महल के मुख्य द्वार की सीढ़ियों की तरफ हाँफती काँपती दौड़ रही थी। विनोद को लगा कि अगर जरा भी देर की गई तो वह शैतान जरूर लड़की का कत्ल कर देगा, क्योंकि लड़की दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी, जैसा कि उसकी उखड़ी सांसों से प्रतीत हो रहा था। ठहरो, उसे मत मारना, वरना मैं तुम्हें गोलियों से भून डालूंगा। विनोद ने एकदम चीख कर उस सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति को चेतावनी दी। शायद विनोद की आवाज़ उसके कानों में चली गई थी। वह तलवार लिए जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। उसने घूरकर उस तरफ देखा जिधर 21-22 वर्ष का तंदुरुस्त, गठीला, सुडौल शरीर का मालिक विनोद खड़ा था, जिसके सुंदर चेहरे पर इस वक्त कठोर भाव उभर आए थे। तभी तो उसने उस सफ़ेद वस्त्रधारी को चैलेंज किया था। जब विनोद ने देखा कि वह व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा है तो उसने दोबारा कहा, अपनी तलवार दूर फेंक दो और हाथ ऊपर करके खड़े रहो। तू कौन है दुष्ट, जो अपने काल को बिना खौफ के ललकार रहा है? उस सफ़ेद वस्त्रधारी ने कड़कती आवाज़ में सवाल किया। कौन किसका काल है ये तो वक्त बताएगा। पहले तुम तलवार फेंक कर हाथ ऊपर करो, वरना। विनोद के शब्दों में धमकी स्पष्ट झलक रही थी। तो तू मुझ पर गोली चलाओगी? वह गुर्राया। हाँ, अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो फिर चला दो गोलियां, क्योंकि मैं इसकी हत्या इसी वक्त करके रहूँगा। वह सफ़ेद वस्त्रधारी कहता हुआ उधर दौड़ पड़ा जिधर को वह लड़की दौड़ती ही गई थी। उसकी आंखों में पहले से ज़्यादा क्रोध भर आया था। वह महल की सीढ़ियों को पार करता हुआ मुख्य द्वार तक पहुंच गया था, जहां पर वह लड़की खून से लथपथ होकर मुख्य द्वार खोलने के लिए चीख रही थी। ईश्वर के लिए द्वार खोल दीजिए, वह मुझे कत्ल कर देगा। कोई है? द्वार खोल दीजिए। वह रोते हुए गिड़गिड़ा पड़ी, मगर द्वार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जैसे किसी ने उसकी आवाज़ सुनी ही ना हो। अब तक सफ़ेद वस्त्रधारी उसके बिल्कुल निकट पहुंच चुका था। उसने बड़ी बेरहमी से लड़की के बाल पकड़े और उसे सीढ़ियों पर एक ही झटके में पटक दिया। उई माँ! लड़की के मुंह से एकदम चीख निकल गई। वह मारे दर्द की तड़प उठी। उसका सिर पत्थर की सीढ़ी से जैसे ही टकराया तो खचा की आवाज़ के साथ उसका सिर फट गया और वहाँ से खून बहने लगा। विनोद से अब नहीं रहा गया। वह पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी सांस फूलने लगी थी, फिर भी वह जल्दी से जल्दी मुख्य द्वार तक पहुंच जाना चाहता था। इसी दौरान उसका पैर सीढ़ी से फिसला और वह भड़ाक से सीढ़ियों पर जा गिरा। उसकी राइफल हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी और घुटनों की चमड़ी छिलकर खून रिसकर बहने लगा। मगर विनोद को तो जैसे इन सब का अनुमान ही नहीं था। वह चीते की फुर्ती से राइफल की तरफ लपकार उसे उठाकर फिर ऊपर की तरफ दौड़ पड़ा, मगर अब तक देर हो चुकी थी। उस सफ़ेद वस्त्रधारी ने तलवार का जोरदार प्रहार लड़की की गर्दन पर कर दिया था, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग गिरकर ऊपर उछल कर तड़प रही थी। गर्दन से खून का फव्वारा सा फूट पड़ा था। लड़की की तड़पती गर्दन को देखकर विनोद का धीरे जवाब दे गया। उसने एक साथ सफ़ेद वस्त्रधारी पर ब्रस्ट फायर झोंक दिया, मगर यह तो जैसे इस सब के लिए पहले से तैयार था। वह उछलकर दरवाजे के पास चला गया, फिर एक जोरदार घूंसा दरवाजे में दे मारा।
जिससे मुख्य द्वार थोड़ा सा खुला और वह तुरंत तलवार समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। विनोद ने गुस्से से दांत पीसे फिर तेजी से सफेद वस्त्रधारी के पीछे दौड़ पड़ा। विनोद जब तक दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा वापस बंद हो चुका था। विनोद ठिठक कर रह गया। ओह शिट! उसने गुस्से से दरवाजे पर बूंद की ठोकर मारते हुए गाली दी। विनोद ने ऊपर की तरफ नजर उठाकर देखा, फिर फुर्ती से लड़की के पास आ गया, मगर इस बार तो वह स्वयं ही थर्रा कर रह गया। एक काली भूत औरत लड़की की गर्दन के बालों से पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी। खून की बूंद सीढ़ियों पर टपकती चली जा रही थी। औरत भी क्या, एकदम साक्षात मृत्यु। बिखरे बाल, जिनकी लटें आपस में उलझी थीं, शरीर पर नाम मात्र को अधोवस्त्र नजर आ रही थी। आंखें किसी खूनी जंगली भैंसे की तरह जल रही थीं। विकराल चेहरे पर खून और मांस लगा था। पूरे शरीर पर विष्ठा का लेप और उसमें से उठती भयानक दुर्गंध पूरे वातावरण को भयानक बना रही थी। दुर्गंध जैसे विनोद के नथनों में घुसी, यह अंदर तक हिल गया। विनोद का तो जैसे सिर ही चकरा गया था। वह पागलों की तरह चीख पड़ा, शैतान औरत, ठहर जा, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। विनोद के शब्द हवा में तैर कर रह गए, मगर वह औरत सिर को हवा में घुमाते हुए भागती चली गई। विनोद ने उसके ऊपर तुरंत फायर झोंक दिया।